पूर्ण तिथि पर इकट्ठा हुए साथियों, इसी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष साथी को मैं सुन रहा था, तो मैं आपको मैं वैचारिक बहस में नहीं जाना चाहता। मैं घटनाओं के प्रसंग में अपनी बात रखना चाहता हूँ। रखने के पहले मैं दो बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हर दौर में एक नारा बनता है। जैसे गांधी जी के दौर में देश की आजादी के लिए स्वराज का नारा बना। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट चंद्रशेखर जी के दौर में आचार्य नरेंद्र देव जी, अगर आप लोगों में कम लोग उनको पढ़े हों, कम्युनिस्टों को भी, मैं सोशलिस्टों को भी कहता हूं कि आचार्य नरेंद्र देव दूसरे किस्म के मार्क्सवादी थे और उन्होंने भारत के संदर्भ में मार्क्सवाद की व्याख्या की, जो हमारे चंद्रशेखर जी जिनके विचार से ज्यादा प्रभावित थे। मैं इस हाल में आयोजकों को, उपेंद्र जी को और सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि नई पीढ़ी के बच्चियों की इतनी बड़ी तादाद मैंने देखी है, जिसका नारा है कि देश में एक जवाबदेह सरकार बने। आज के दौर का ये बहुत बड़ा नारा है, जो जंतर मंतर से उठा है और पूरे देश में गूंजा। मैं और इस पर विस्तार से बात करूंगा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अभी नागपुर जा रहे थे दीक्षा भूमि के लिए। मुंबई से मैं जा रहा था। मेरे सामने वाली बर्थ पर एक सीनियर रिटायर्ड आईएएस थे और उनकी बेटी ऊपर वाले बर्थ पर थी। सुबह सुबह मैं उठा, अभी चाय ही पी रहा था, तो बाप बेटी में मैंने बड़ा द्वंद्व देखा, संघर्ष देखा। बाप कह रहा था कि कोई देश में विकल्प नहीं है, माना ये सरकार इम्तिहान तक नहीं करा पा रही है। बेटी भी एमबीए की पढ़ी लिखी लड़की थी, बड़े ओहदे पर काम कर रही थी। बाप कह रहा था कि तुम ही बताओ देश में क्या विकल्प है। तो वो छूटते ही पूछी कि 2014 के पहले कौन जानता था कि आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वही प्रधानमंत्री होंगे। हम चुन लेंगे, लेकिन मौजूदा सरकार से हम उनकी नीतियों से सहमत नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पीढ़ी के ही और इस कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे अरुण जी, हमारी आपकी पीढ़ी पुरानी हो गई। पुराने विचारों के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं। आपके परिवार में भी कोई नया बच्चा आपके पक्ष में तालीम नहीं बजाएगा, यह अलग बात है कि वह आपके साथ सम्मान में कुछ कह न सके। नई पीढ़ी एक बदलाव चाहती है और उस बदलाव को अनावश्यक रूप से, उस बदलाव से टकराने से कोई फायदा नहीं है। मौजूदा प्रधानमंत्री ने भी ये महसूस कर लिया कि 18 साल से 25 साल के इन बच्चों में, जिसमें बहुत बड़ी तादाद लड़कियों की थी, जिनको जेन जी कहा जा रहा है, इनसे टकराना संभव नहीं है। यह सरकार
जिसमें हम लोगों के समय में राजनाथ सिंह भी से हम लोगों की मित्रता रही है, वैचारिक मतभेद के बाद भी। वो कहा करते थे कि मेरी सरकार से कोई इस्तीफा नहीं दे सकता, हमारी सरकार से कोई बर्खास्त नहीं हो सकता, इस्तीफा दे सकता। इतना गुमान, इतना गर्व था। लेकिन इन्हीं 20 और 25 साल के बच्चों और बच्चियों ने इस सरकार को भी अपनी स्थिति में ला दिया और उनको अपने मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। यह समय का बहुत बड़ा बदलाव है, इसको आपको हमको सीखना चाहिए। चंद्रशेखर जी के बारे में इस जिले में लोग नहीं जानते हैं कि हम लोगों के क्या रिश्ते थे। मतभेद भी था, लेकिन गहरी एकता भी कुछ बिंदुओं पर थी। भारतवर्ष में जिस समय WTO के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, चंद्रशेखर जी उस समय कैंसर के पेशेंट हो गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक की जो सदारत मंडली थी, एक सदस्य मैं भी था और मैंने देखा कि वहां दो बड़ी शख्सियत एक साथ खड़ी थी। और लोग भी थे, गुजराल भी थे, सुरेंद्र मोहन जी बड़े सोशलिस्ट थे, वो भी थे। दो बड़ी शख्सियत जिन्होंने इस देश की राजनीति को खास तौर पर लोकतंत्र के सवाल पर और राष्ट्रवाद के सवाल पर बड़ा काम किया। वो लोग एक साथ बैठे थे और आंदोलन में एक साथ खड़े थे। हमारे मित्र SP शुक्ला जो भारत के सचिव थे, इंडिया के एम्बेसडर थे गैट के जमाने में, जिसने अमेरिका के खिलाफ गरीब मुल्कों को एक जगह खड़ा किया, वो संचालन कर रहे थे। वो दो शख्सियत थे, चंद्रशेखर जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह। और दोनों की एकता थी कि राष्ट्र की रक्षा करना, देश की जमीन की रक्षा करना, देश के संस्कार की रक्षा करना आज के दौर में ये हमारा सर्वोपरि धर्म है। इसके लिए हमें काम करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सही ट्रिब्यूट है चंद्रशेखर जी के लिए। और मेरा जो अनुज दुर्घटना में जिनकी डेथ हो गई, आप जिनकी यह पुण्य तिथि मना रहे हैं, ये सब लोगों के लिए पार्टियां गौड़ थी। सवाल मुद्दे थे। क्या मुद्दे हैं इस देश में जो आम जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं? तो मैं उसी पर आ रहा हूं। आज के दौर में पूर्ण स्वराज का नारा, समाजवाद का नारा, आज वह उतना महत्वपूर्ण नारा नहीं रह गया है। आज का नारा मैं अपने बहुत सारे कम्युनिस्टों से, सोशलिस्टों से, गांधीयन से और अंबेडकर के विचार में मानने वाले लोगों से भी कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ गया है। उस नए शब्द को हम लोगों को सीखना और जीना चाहिए। वह यही है, इंडिया नीड्स ए रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट। गवर्नेंस का सवाल। गवर्नेंस का मतलब यह नहीं है कि आप संविधान के विरुद्ध काम कीजिए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी दल की न आलोचना करूंगा और न किसी दल की तारीफ। मैं कुछ खास बिंदुओं को आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि हमारे मित्र इसको समझें। गवर्नेंस का काम केवल यह नहीं है कि संविधान के विरुद्ध जाते हुए कारपोरेट का टैक्स घटा दो और मिडिल
क्लास के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दो। बच्चों, आप अपने अर्थशास्त्र को देखो। हिंदुस्तान में कोरोना पीरियड में भी जिन लोगों ने अकूत मुनाफा कमाया, 2.5 कारपोरेट घरानों ने उनको 32% कारपोरेट टैक्स देना था, आज उनको 22% देना पड़ रहा है। और मिडिल क्लास का आदमी उनसे ज्यादा टैक्स देता है। इतनी बड़ी छूट आप दे रहे हैं और कह रहे हैं हम देश का विकास करें। आखिर एक जवाबदेह सरकार से हम वही मांग कर रहे हैं जो संविधान में है। जवाबदेह सरकार का मतलब है कि आप जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, किसी भी कास्ट और क्रीड का है, किसी भी भेद का है, उसको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। ऐसी कोई अर्थनीति मत स्वीकार कीजिए जो आप ये अर्थव्यवस्था में रोजगार की गुंजाइश न रखते, उसको आप शिक्षा कीजिए। पता नहीं ये डिग्री कॉलेज का होगा, किसी बड़े पूंजी घराने का होगा, कितनी फीस दी जाती। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में गए थे, हॉस्टल में मिला के 500 रुपए से खर्च कम आता है। आज हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखते हैं, 10-10 लाख रुपए उनको खर्च किया जाता है और शिक्षा के नाम पर थोड़ी अंग्रेजी सीख लेते हैं। हम लोग तो गांव से पढ़े थे, अंग्रेजी हम लोगों की किसी से कम नहीं है। हम भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी तो हमारी भाषा है ही। आज आप कौन से स्कूल सिस्टम कर रहे हैं और प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं। एग्जाम अगर आप इतना सेंट्रलाइज्ड कर दीजिएगा और मल्टीनेशनल कंपनीज को दे दीजिएगा कि आप एग्जाम कराओ। मल्टीनेशनल कंपनियां चैरिटी के लिए काम नहीं करती। मल्टीनेशनल कंपनियां उन्हीं पे काम करने वाले जिनको सरकार ने अपना एजेंट चुना है, वही पेपर लीक कराते हैं। सामान्य आदमी पेपर लीक नहीं कराता। आप उनको कभी सजा देते हैं? वो कंपनियां जो दागदार थी, जिनको एक राज्य ने बंद कर दिया, नीट एग्जाम कराने की जिम्मेदारी आपने उनको क्यों दे दी? इतनी गैर जिम्मेदाराना अगर आपकी भूमिका है तो इस देश का मालिक कौन है? शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप जानते हैं शिक्षा का बजट घटते 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 कहां आ गया। हेल्थ की हालत खराब, कोई सेंटर नहीं है हमारे पास। ओल्ड एज पेंशन आज के दौर में नहीं है। ये हमारे संविधान में 2 बातें करी गई। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया कि कोई आदमी संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं करेगा। और हमारे इसी बिहार में और जगह छोड़ दीजिए, 10 बीघे जमीनें जिसमें लीची पैदा होती, खेती बेहतरीन होती, आम का बाग लगा हुआ था, 1 रुपए के हिसाब से आपने एक पूंजी घराने को दे दिया। यही गाथा और कथा शेयर मार्केट में जिनका 1 पैसा नहीं लगा है, जो 2014 में 51,000 करोड़ रुपए के मालिक थे, आज 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालिक हो। ये संविधान के विरुद्ध है। ये संविधान के विरुद्ध है। ये चंद्रशेखर जी इन्हीं प्रश्नों को लेकर चिंतित रहते थे और उनका ये सवाल था। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी के लेवल पर हमारे जो
उनके उत्साह को मैं समझ सकता हूँ। बैठिए, आपके उत्साह को मैं समझता हूँ। आप इन प्रश्नों को एक सैद्धांतिक तौर पर देखिए। लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और इन्हीं सवालों पर आप लोग चिंतन मनन कीजिए। चंद्रशेखर जी एक गहरे राष्ट्रवादी, एक जनपक्षीय राष्ट्रीय नेता थे। अगर आप सही मायने में उनको ट्रिब्यूट करना चाहते हैं तो एक जवाबदेह सरकार के लिए लड़िए, इस उम्मीद के साथ कि आप ये करेंगे। रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान जो देश में चल रहा है, 9 अगस्त से जिसकी यात्रा मिर्जापुर से शुरू हुई है, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और जो साथी उत्साह से यहाँ बोल रहे हैं, उनसे समाज बदलाव के उत्साह की उम्मीद करता हूँ। यह कहते हुए अपनी बात को भारत माता की जय बोलने से और वंदे भारत वंदे मातरम बोलने से कोई राष्ट्रवादी नहीं हो जाता। राष्ट्रवादी विचार होते हैं, राष्ट्रवादी विचार सरकारों में जाके